हेलो एवरीवन। हम अगत तंत्र की सारे टॉपिक्स एक करके डिस्कस कर रहे थे, तो अभी हम दूषी विष तक पहुंच गए हैं। तो आज हम दूषी विष का क्या अर्थ होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके प्रकोप के कारण क्या होते हैं, दूषी विष के निदान, उनके पूर्व रूप और लक्षण के बारे में देखेंगे और उनके आखिरी में चिकित्सा बताएंगे। तो दूषी विष होता क्या है? दूषी विष का अर्थ होता है स्लो एक्टिंग पॉइजन, अर्थात जो पॉइजन बॉडी में स्लोली एक्ट करता है, धीरे धीरे विषाक्तता उत्पन्न करता है, उसे दूषी विष या फिर स्लो एक्टिंग पॉइजन कहते हैं। अब दूषी विष की निरुक्ति क्या है? दुष धातु में निज प्रत्यय लगने से दुष शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब दुष का अर्थ क्या होता है? दुष का अर्थ होता है अपवित्र या फिर खराब करने वाला, मतलब जो अपवित्र है, पवित्र नहीं मतलब अच्छा नहीं है, और जो शरीर में जाकर किसी अवयव को या फिर पूर्ण शरीर को ही खराब करता है, उसे दूषी विष कहते हैं या फिर दुष्ट कहते हैं। ठीक है। अब दूषी विष एग्जैक्टली होता क्या है? इसका अर्थ होता है जिसमें विष के 10 गुण नहीं उपस्थित है, मतलब अल्प मात्रा में उपस्थित है, और या फिर वो अत्यधिक पुराना हो गया है, शरीर में पड़ा पड़ा मतलब पड़ा रह गया है, हतवीर्य हो जाने के कारण शरीर में जाकर भी अव्यक्त रूप में पड़ा रहता है, मतलब उसका वीर्य जो है वो इतना पावरफुल वीर्य नहीं है, स्ट्रॉन्ग वीर्य नहीं है, हतवीर्य हो गया है। इस कारण वो क्या करता है, विषाक्तता उत्पन्न नहीं करता और शरीर में जाकर पड़ा रहता है। परंतु कालांतर में जीर्ण होकर अन्य सहयोगी कारणों से प्रेरित या उद्दीप्त होकर धातुओं को दूषित कर भांति भांति के रोगों को उत्पन्न करता है और प्राणों का हरण कर लेता है, उसे दूषी विष कहते हैं। अर्थात अब जो हमने हतवीर्य वाला देखा था, दूषी विष जो शरीर में पड़ा हुआ है, उसमें पॉजिटिव साइंस अर्थात उसके जीर्ण होने के बाद जो उसको उद्दीप्त करने वाले लक्षण होते हैं, उनके द्वारा वो भांति भांति के रोगों को उत्पन्न करके प्राणों को हर लेता है, इसे दूषी विष कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या बताई है। परिभाषा ये है कि आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि स्थावर जांगम कृत्रिम विष का वह अंश जो पूर्ण रूप से शरीर के बाहर नहीं निकल पाता, किंतु पचकर अथवा विषग्न औषधियों के प्रभाव से हतवीर्य होकर शरीर में ही पड़ा रहकर उसे धीरे धीरे दूषित करता है। मैंने ऑलरेडी बताया था कि इसे स्लो एक्टिंग पॉइजन कहते हैं। तो इसका कहना यही है कि स्थावर विष के या फिर जांगम विष के या फिर कृत्रिम विष, मैंने पहले ही क्लासिफिकेशन बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि 3 क्लासिफिकेशन होते हैं मेनली, स्थावर, जंगम और कृत्रिम विष। जो इन तीनों में से किसी एक के अंश जो पूर्ण रूप से शरीर से बाहर नहीं निकले, मतलब इसके पहले उसे विषाक्तता उत्पन्न हुई है, अर्थात वो विषग्रस्त हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से उसकी चिकित्सा नहीं हुई थी, इस कारण जो विष था संपूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत विष शरीर में बचा हुआ है, किंतु पचकर अथवा विषग्न औषधियों के प्रभाव से, अर्थात वो पच गया है बॉडी में, लेकिन वो बॉडी में ही उपस्थित है, या फिर हमने जो पहले वाले विष की चिकित्सा में प्रयोग की हुई विषग्न औषधियाँ है, अर्थात विष का मारण करने वाली औषधियों का प्रभाव, इसके कारण उसका वीर्य जो है वो हतवीर्य हो गया, अर्थात उसका वीर्य इतना पावरफुल नहीं रहा कि वो पुनः विषाक्तता उत्पन्न कर सके, इसलिए वह शरीर में ही पड़ा रहता है और धीरे धीरे बॉडी को दूषित करता है, इसलिए इसे दूषी विष कहते हैं। दूषित करने के कारण इसे दूषी विष कहते हैं। अब दूषी विष के प्रकोपक कारण क्या होते हैं, मतलब दूषी विष को प्रकोप कौन करेगा, कौन से चीज़ें जो दूषी विष को प्रकोपित करेगी, अर्थात वो पुनः उसके लक्षण उत्पन्न करेगी, उसके लिए उसको स्टिमुलेशन कौन कौन देता है। इसमें सबसे पहले आता है शीत, अर्थात कोल्डनेस, ठंड। उसके बाद आता है वायु, उसका अर्थ होता है विंड, मतलब जो हवा चलती है वो। और क्लाउडी नेचर अर्थात दुर्दिन, मतलब क्लाउडी एटमॉस्फेयर, क्लाउडी वेदर। ये 3 मेनली कॉज करते हैं दूषी विष को, उनको प्रकोपित होने के लिए और दूषी विष के द्वारा लक्षण को उत्पन्न करने के लिए। तो इन तीनों के कारण दूषी विष प्रकोपित हो जाता है और अपने लक्षण उत्पन्न करता है। अब देखते हैं दूषी विष की अव्यक्त अवस्था, मतलब अव्यक्त अवस्था क्या होती है उसकी। तो अल्पवीर्य होने के कारण कफावृत होकर शरीर में वर्षों तक बना रहता है। ठीक है, ये उसकी अव्यक्त अवस्था होती है। इसके कारण लक्षण शीघ्र व्यक्त नहीं होते। कफ आवृत, कफ के द्वारा आवृत होकर शरीर में वर्षों तक बना रहता है, और क्योंकि वो अल्पवीर्य है तो वो अपनी पोटेंसी पहले उसकी कम हो गई है, तो वो कुछ अफेक्ट करेगा नहीं, और कफ के द्वारा आवृत होने के कारण अब वो ऐसे ही पड़ा रहेगा और शीघ्र व्यक्त नहीं होगा। अब हम देखते हैं दूषी विष के निदान क्या होते हैं। निदान का अर्थ होता है जो दूषी विष को उत्पन्न करने के लिए, या फिर जो हतवीर्य दूषी विष है उसको, उसका वीर्य, उसकी पोटेंसी बढ़ाने के लिए क्या क्या अपन करते हैं, इसके कारण वो उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है और वो दोष उत्पन्न करता है। तो सबसे पहला निदान है प्रतिकूल देश काल आहार विहार, अत्यधिक परिश्रम, अत्यधिक मैथुन, मानसिक द्वंद्व आदि के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाना।
मतलब इन सारे कारणों के कारण मेनली जो अपनी इम्यूनिटी है, बॉडी की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कमज़ोर हो गई, अर्थात वीक हो गई। तो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, तो हमने देखा था कि कोविड-19 में भी सबसे मेनली कोविड वायरस जो था वो इम्यूनिटी के ऊपर ही अफेक्ट कर रहा था। तो इसमें भी ऐसा ही है कि अनुकूल अर्थात प्रतिकूल, अनुकूल का अपोजिट होता है प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब अपोजिट, अपोजिट देश काल आहार विहार, मतलब शरीर के दोषों के या फिर शरीर के आहार विहार आदि देश काल के अपोजिट जो आहार विहार होंगे। अत्यधिक परिश्रम मतलब एक्सेसिव टायर्डनेस या फिर एक्सेसिव वर्क, एग्जर्शन, और अत्यधिक मैथुन, मानसिक द्वंद्व आदि के कारण रोग प्रतिकारक क्षमता क्षमता कमजोर हो जाएगी। पूर्व दिशा की हवा, चार दिशा होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, जिसमें से पूर्व दिशा की हवा धूप, शीत, वर्षा, बादल, अजीर्ण आदि का संयोग पाकर पुनः धातु दूषित करता है। इसका अर्थ समझ गए आप कि पूर्व दिशा की हवा आपको एक मेनली याद करनी है। इसका याद कर सकते हो कि बुक में ऐसा दिया है कि पूर्वी दिशा की हवा, अर्थात किसी लड़की का नाम है पूर्वी, तो उस नाम से आप याद रख सकते हैं कि पूर्वी की हवा के कारण धूप, शीत, वर्षा, बादल, अजीर्ण के कारण और इन सबके संयोग पाकर पुनः धातु दूषित करता है। अब हम देखते हैं दूषी विष के पूर्व रूप क्या है, अर्थात जो दूषी विष के पूर्णपना लक्षण उत्पन्न होने के पहले जो लक्षण या फिर रूप उत्पन्न होते हैं उन्हें पूर्व रूप कहते हैं। तो उसके पूर्व रूप ये रहेंगे कि निद्रालुता, मतलब रोगी को नींद आएगी, बार बार जम्भा ही लेगा, शरीर में भारीपन लगेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ करो ही ना, इच्छा ही नहीं होगी, रोमांच होगा, संधि शैथिल्य होगा और अंगमर्दा अर्थात बॉडी में पेन होगा। अब हमने पूर्व रूप देख लिए, अब हम देखते हैं दूषी विष के लक्षण क्या क्या होते हैं। अर्थात पूर्व रूप के लक्षण देखने के बाद हम देखेंगे मेन सिम्टम्स उससे क्या होते हैं। आचार्य चरक ने कहा है कि दूषी विष रक्त को दूषित कर अरुषिका, कोट और किटिव, अर्थात रक्त दूषित हो गया, मतलब पित्त है, पित्त और रक्त का संयोग हो गया, पित्त प्रकोप हो गया, इस कारण से रक्त का दूषित हो गया। रक्त दूषित होने के कारण बॉडी में अरुषिका, कोट और किटिव उत्पन्न हो जाएंगे। इसके पश्चात हम देखते हैं आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि उन्हें सबसे मेन अतिसार होगा, रोगी को चेहरे का वर्ण बदल जाएगा, मुख से दुर्गंधि आएगी, मुख वायरस से दिखेगा, पिपासा अर्थात उसे बहुत प्यास लगेगी, मूर्छा अर्थात उसको फेंटिंग होगी, अर्थात वो नीचे गिर जाएगा चक्कर खाकर, वमन अर्थात उसे वोमिटिंग होगी, गदगद वाणी, इसका अर्थ होता है उसकी अस्पष्ट बोलेगा, मतलब ऐसे लगा कि ऐसे मुंह के मुंह में कुछ बड़बड़ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है, स्पष्ट नहीं बोलेगा। रोगी दुखी रहेगा, मतलब रोगी हमेशा दुखी रहेगा, मतलब इसका अर्थ होता है कि उसका चेहरा ऐसे फ्रेश नहीं दिखेगा, एक्टिव नहीं दिखेगा। सन्निपातज उदर रोग हो गया उसे, ये मेन ये है कि, और उसको जलोदर हो सकता है। जलोदर का अर्थ होता है असाइटिस, मतलब पेट के अंदर जल भर जाना, त्वचा और मांस के बीच में जो कला होती है उसके बीच में जल भर जाने को जलोदर कहते हैं। ये असाइटिस कह सकते हैं मॉडर्न में से। ये उदर रोग का एक 8वां भेद होता है जो कि असाध्य होता है। उसके बाद उसे अन्न मद होगा, अजीर्ण होगा, अरोचक होगा, विषम ज्वर हो सकता है। विषम ज्वर का अर्थ होता है जो ज्वर उत्पन्न कब होगा, इसका कोई काल नहीं होता, जिसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, वो कभी भी किसी भी समय में किसी भी काल में उत्पन्न हो सकता है, इसे विषम ज्वर कहते हैं। उसके बाद अपने अपने विशिष्ट प्रभाव के कारण कोई विष उन्माद, कोई अनाह, कोई कुष्ठ, कोई शुक्रक्षय आदि को उत्पन्न करता है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है कि जिस प्रकार का उसका प्रभाव होगा उसके अकॉर्डिंग वो विष कभी उन्माद उत्पन्न करेगा, कभी अनाह का अर्थ होता है फ्लैटुलेंस, पेट में आदमान होगा, अनाह होगा, गुड़गुड़ होगी, और कोई कुष्ठ को उत्पन्न करेगा। कुष्ठ के काफ़ी भेद बताया है, टोटल 18 भेद बताया है कुष्ठ के, तो इनमें से कोई भी एक भेद उत्पन्न हो सकता है। और शुक्र का क्षय मैंने ऑलरेडी बताया था कि इम्यूनिटी को सबसे मेन, अर्थात कि रोग प्रतिरोधक क्षमता वो क्या होती है, एक प्रकार से ओज ही होता है, और ओज जो होता है वो शुक्र का सर्वोत्तम सार भाग होता है, मतलब 8वीं धातु कहा गया है किसी किसी आचार्य ने ओज को। तो शुक्र का क्षय होगा, उसके कारण ओज का क्षय होगा। तो ये सारे लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। शरीर के अवयव विशेष में स्थित दूषी विष के लक्षण क्या हो सकते हैं, मतलब स्पेसिफिक एक अवयव में, या फॉर एग्जांपल आमाशय में क्या लक्षण हो गए, पक्वाशय में क्या लक्षण हो गए, वो उससे हम देखते हैं। आमाशय में अगर विष प्रविष्ट हो गया है तो वात और कफ के लक्षण होंगे। इसमें भी मेनली पहले कफ के और वात के लक्षण दिखेंगे, मतलब कफज और वातज लक्षण दिखेंगे। पक्वाशय में अगर वो प्रवेश कर चुका है तो वात पित्त के लक्षण उत्पन्न होंगे। ये याद रखना कि आमाशय में वात कफ और पक्वाशय में वात पित्त, इससे इसमें कॉमन वात तो है ही, बस एक चेंज है कफ और पित्त का। तो पक्वाशय का स्टार्टिंग होता है प से और पित्त की स्टार्टिंग होती है प से।
तो पक्वाशय में पित्त याद रखना, और आमाशय में कफ। ठीक है। अब पक्वाशय में वात पित्त के लक्षण उत्पन्न, शीर के बाल एवं शरीर के रोए झड़ जाते हैं। अर्थात जो हेयर फॉलिकल्स है, जो बॉडी हेयर्स है और जो सिर के बाल है वो झड़ जाते हैं, पूरे नीचे गिर जाते हैं टूटकर। और एवं वह पंख कटे हुए पक्षी की भांति दिखेगा, मतलब जिस पक्षी के पंख कट गए हैं उस तरह दिखेगा, ताकि उसके कारण उसके सारे जो शरीर के बाल हैं वो झड़ गए हैं। अब हमने दूषी विष का सब कुछ देखा, विष चिकित्सा, विष लक्षण, सॉरी विष परिभाषा, विष के अधिष्ठान, विष के पूर्व रूप और विष के लक्षण देखे। अब हम फाइनली दूषी विष के शास्त्रों में क्या चिकित्सा बताई है उसे देखते हैं, आचार्य द्वारा क्या चिकित्सा बताई गई है उसे देखते हैं। तो दूषी विष में सबसे पहले शरीर का जो रोगी है उसके शरीर का स्वेदन करना है, अर्थात स्टीम देनी है उसे, और तुरंत वमन करना है। वमन करने के पश्चात उसको विरेचन देना है। सबसे पहले हमने उसको स्वेदन किया, फिर वमन किया और विरेचन किया। तो इसके ये 3 एक सीक्वेंस से सबसे पहले स्टार्ट करना है, और दूषी विषारी अगत का उपयोग करना है। अब इसमें विशिष्ट योग क्या बोले गए, मतलब अर्थात जो कल्प कहते हैं उसे कल्प स्पेसिफिक कौन से द्रव्यों का उपयोग करना है। तो सबसे मेन है तुत्थ भस्म, तुत्थ भस्म का उपयोग करना है। उसके बाद सबसे मेन जो मेनली अभी कॉमनली जो स्किन डिसीज में मेडिसिन चलती है वो है गंधक रसायन। आज की तारीख में भी हम देखें तो मेनी प्रैक्टिशनर्स गंधक रसायन का प्रयोग पित्त या फिर रक्त दुष्टि के लिए देते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स के लिए देते हैं, एक्ने, पिंपल्स, मेलाज्मा के लिए यूज़ करते हैं। तो गंधक रसायन हमने देख ही लिया कि दूषी विष सबसे मेन किसको इफेक्ट करता है, रक्त को करता है, इसलिए हम गंधक रसायन देंगे। तो गंधक रसायन किस मात्रा में देना है, 1 ग्राम की मात्रा में प्रातः सायंकाल दूध से, मतलब 1 ग्राम सुबह और शाम दूध में मिक्स करके देना है। और तीसरा जो है वो है कल्याणक घृत। कल्याणक घृत को हमें 10 से 20 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम रोगी को चटाना है। चटाना अर्थ च्यवनप्राश जैसे उसको खिलाना है, जो लेह फॉर्म में होगा। तो ये 3 विशिष्ट योग है, तुत्थ भस्म, गंधक रसायन और कल्याणक घृत। उसके बाद कुछ अन्य योग भी बताए गए हैं, जो कि है स्वर्ण भस्म, पन्ना भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म। तो आप पहले से याद कर सकते हैं कि स्वर्ण भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म, फिर पन्ना भस्म, तो प के बाद ही तुरंत प्रवाल भस्म, प्रवाल पंचामृत और प्रवाल पिष्टि। तो इस हिसाब से स्वर्ण भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म, पन्ना भस्म, प्रवाल पंचामृत और प्रवाल पिष्टि। तो हमने इसमें पूरी तरह से दूषी विष के परिभाषा, अधिष्ठान, लक्षण, उनके पूर्व रूप और उनकी आखिर में चिकित्सा का वर्णन देख लिया है। तो इस तरह हमारा दूषी विष चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।